पाकिस्तान के एक नेता ने दावा किया कि मोहम्मद अली जिन्ना की मौत की जिम्मेदार पाकिस्तान की सेना है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस वक्त पर पाकिस्तान की सेना के इशारों पर ही मोहम्मद अली जिन्ना को स्लो पॉइजन दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। ये आरोप पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नाम की पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन ने किया। उनके मुताबिक पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तानी सेना के कहने पर जहर देकर मारा गया। पहले तो कायदे आजम को इन्होंने रास्ते से अलहदा किया, पॉइजन देके उनको स्लो पॉइजन देके। ये दावा उन्होंने जर्मनी के मीडिया चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान किया। असल में उनसे इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया गया था, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने सेना को जमकर कोसा और ये आरोप लगाया कि पाकिस्तान की जो हालत आज है उसके लिए वहां की सरकारें कम और सेना ज्यादा जिम्मेदार है। पाकिस्तान की पार्टी MQM के अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तानी सेना के सारे जनरल एक नंबर के गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की भलाई के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपनी ताकत बढ़ाने की चिंता बस की। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की गद्दी संभालने वाले नेताओं को भी निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि पाकिस्तान के गद्दी पर बैठने वाले नेता जान जाने के डर से ही ISI और सेना के सामने सर झुकाते हैं। मतलब उन्होंने इशारों में ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान में सेना ही नेताओं को बनाने और मिटाने का काम करती है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान अगर आज की तारीख में IMF के सामने झोली फैलाए खड़ा है तो उसकी जिम्मेदार केवल और केवल पाकिस्तान की सेना ही है। इधर खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि पुलिस जल्द ही टिल्लू ताजपुरिया के कातिलों की फेस मैपिंग करवा सकती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस को इस बात की आशंका है कि पकड़े गए चारों आरोपी कोर्ट में मुकर सकते हैं। इसीलिए पुलिस इन आरोपियों की फेस मैपिंग कराने की तैयारी में है। इसकी एक वजह यह है कि हत्या के एक दिन बाद यानी 3 मई को तिहाड़ जेल से जो वीडियो सामने आया उसमें इन चारों आरोपियों का चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। मतलब ये कि इस वीडियो के आधार पर चारों की पहचान कर पाना मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि इस बात की संभावना जताई जा रही है कि पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करने वाले ये चारों आरोपी कोर्ट में मुकर भी सकते हैं, और ऐसा हुआ तो पुलिस के सामने इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होगा, और इसलिए पुलिस उस वीडियो के आधार पर इनके चेहरे की मैपिंग कराएगी ताकि वीडियो में दिखने वाले हत्यारे और इन चारों आरोपियों की शक्ल मिलाई जा सके। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इसके लिए 2 दिन पहले तिहाड़ जेल पहुंची फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की एक टीम ने वहां से कुछ सैंपल और इन चारों आरोपियों के चेहरों की फिजिकल तौर पर मैपिंग भी की है, ताकि जल्द से जल्द इनकी फेस मैपिंग का काम पूरा किया जा सके। दावा तो ये भी है कि जब पुलिस तिहाड़ जेल में मौजूद इन आरोपियों की बैरकों में पहुंची तो वहां से कई मोबाइल फोन भी बरामद हुए, और आशंका जताई जा रही है कि इन मोबाइलों का इस्तेमाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों ने हत्या से पहले और बाद में भी किया, क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि टिल्लू ताजपुरिया को मारने वाले चारों आरोपियों को इन्हीं मोबाइल फोन के जरिए उसे जान से मारने के ऑर्डर मिले। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच टीमें इस बात का पर्दाफाश करने की कोशिश में जुटी हैं कि टिल्लू ताजपुरिया को मारने का ऑर्डर असल में किसने दिया। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इन्हीं मोबाइल फोन के जरिए पूरी प्लानिंग की गई, जिसमें सिग्नल के तौर पर चादर उड़ाने से लेकर टिल्लू को बैरक से निकलकर चाकुओं से गोदने तक शामिल था। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस बात की आशंका जताई जा रही है कि उन्हें ऑर्डर देने वाला शख्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस हत्याकांड में शुरुआत से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शामिल होने का शक जताया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई गोल्डी बराड़ नाम के एक अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की गई थी, जिसमें टिल्लू की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए बदला पूरा होने की बात कही गई थी। तभी से पुलिस सूत्र इस बात की आशंका जता रहे थे कि इस हत्याकांड को अंजाम देने में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए ही तिहाड़ जेल में हथियार पहुंचे, जिनके जरिए गोगी गैंग से जुड़े इन चारों बदमाशों ने 2 मई की सुबह टिल्लू ताजपुरिया को गोद दिया और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जेल में बंद इन चारों बदमाशों के जरिए टिल्लू ताजपुरिया को मारने की प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही रची और उसे अंजाम दिया इन चारों आरोपियों ने, क्योंकि गोगी गैंग से जुड़े लोगों का मानना है कि उनके मुखिया जितेंद्र गोगी को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि टिल्लू ताजपुरिया ही था। यही वजह है कि वो टिल्लू को मौत के घाट उतारकर अपने मुखिया का बदला लेना चाहते थे। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इन चारों ने टिल्लू के कत्ल के बाद अपनी बैरक में काफी देर तक जश्न मनाया था और ये ऐलान कर दिया था कि जितेंद्र गोगी की मौत का बदला पूरा हो गया। हालांकि इसके बाद इन चारों को पुलिस ने दबोच लिया था। साथ ही इन्हें न रोकने के आरोप में तिहाड़ जेल के 10 जेल कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया था। इस बीच खुफिया सूत्रों का दावा है कि NIA ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर शिकंजा कसने की तैयारी पूरी कर ली है। गोल्डी बराड़ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही जांच एजेंसियों के निशाने पर है।
और खुफिया सूत्रों का दावा है कि वो कनाडा में बैठकर न सिर्फ लॉरेंस गैंग को चलाता है बल्कि भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में भी शामिल है। यही वजह है कि जांच एजेंसियों को उसकी तब से तलाश है जब से पंजाब के मानसा में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। दावा किया जा रहा है कि भारत में खालिस्तान समर्थक संगठनों की मदद करने के आरोप में एनआईए जल्द ही गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है, क्योंकि उस पर खालिस्तानी संगठनों के साथ मिलकर देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने का आरोप है। और खुफिया सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से एनआईए ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम उस लिस्ट में जोड़ दिया है जिसमें उसके अलावा 28 और मोस्ट वांटेड अपराधियों के नाम शामिल हैं। मतलब ये कि एनआईए अब जल्द ही विदेश में छिपे गोल्डी बराड़ को पकड़ने की तैयारी तेज कर सकती है और इससे पहले एनआईए ने 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है जिन पर विदेशों में रहते हुए भारत का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने का आरोप है। हालांकि खुफिया सूत्रों का दावा है कि एनआईए इस कोशिश में है कि इन अपराधियों पर उसी देश के कानून के मुताबिक शिकंजा कसा जा सके जहां ये छिपकर बैठे हैं। जानकारी के मुताबिक इसके लिए एनआईए ने गृह मंत्रालय को 28 अपराधियों की एक लिस्ट सौंप दी है जिन्हें अदालत के आदेश के बाद रडार पर लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है। उधर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े 8 बदमाशों को दबोच लिया जिनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं और आरोप है कि ये गिरोह जबरन वसूली के लिए नाबालिग लड़कों से गोलियां चलवाने से भी नहीं चूक रहे जिनकी उम्र 16 से 17 साल के बीच है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग की तरफ से व्यापारियों को धमकाने के लिए बड़े पैमाने पर नाबालिग लड़कों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आरोप है कि पकड़े गए बदमाशों ने दिल्ली में अवैध वसूली के लिए कई कारोबारियों पर फायरिंग की थी, जिससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें 2 बदमाश दिल्ली के सिद्धार्थ एनक्लेव इलाके में एक कारोबारी के दरवाजे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते नजर आए थे और इसके बाद वहां से फरार हो गए थे। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई जिसके लिए दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में पुलिस की अलग अलग टीमों को भेज दिया गया और करीब 2 हफ्ते की मशक्कत के बाद पुलिस ने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से उन 8 बदमाशों को ढूंढ निकाला जिन्होंने दिल्ली में कारोबारियों को डराने के लिए उनके घरों पर फायरिंग की थी। पुलिस ने उनसे कई हथियार भी बरामद किए लेकिन पुलिस तब हैरान हो गई जब शूटरों ने पूछताछ में बताया कि वो गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और उनके इशारों पर ही कारोबारियों के घरों पर गोलियां चलाई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के सिद्धार्थ एनक्लेव इलाके में जिस व्यापारी के घर पर गोलीबारी हुई थी उससे 2 करोड़ रुपए मांगे गए थे और दावा है कि इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने उस व्यापारी को फोन पर धमकी भी दी थी। लेकिन खबर है कि जब व्यापारी ने पैसे नहीं भिजवाए तो अनमोल बिश्नोई ने उसे डराने के लिए अपने नाबालिग गुर्गों का इस्तेमाल किया और कारोबारी के घर पर फायरिंग करवा दी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ उसका भाई अनमोल बिश्नोई भी आरोपी है। दावा है कि अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश छोड़कर भाग चुका है और वो लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता है। लेकिन दावा है कि अनमोल बिश्नोई देश के बाहर से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चला रहा है जबकि सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर रहते हुए भी अपनी एक बड़ी क्राइम कंपनी खड़ी कर ली है। दावा है कि पूरे देश में उसके 1000 से ज्यादा शूटर फैले हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई को कुछ दिन पहले ही गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया है लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई कि वो वहां भी अपना नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए साबरमती जेल से लॉरेंस बिश्नोई पर खास निगरानी रखी जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस शाइस्ता परवीन पर एक और बड़े एक्शन की तैयारी में है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी चल रही है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक रिकॉर्ड में माफिया सरगना के साथ ही अब वो हिस्ट्री शीटर भी बन जाएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी जहां उसके खिलाफ कुल 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें उमेश पाल और 2 सरकारी गनरों की हत्या, बेटे अली का फर्जी आधार कार्ड बनवाने, तथ्यों को छुपाकर असलहे का लाइसेंस लेने और अवैध असलहा रखने जैसे गंभीर मामले शामिल हैं और इन्हीं के आधार पर प्रयागराज पुलिस उसकी हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी में है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज पुलिस शाइस्ता परवीन को आदतन अपराधी मानती है। मतलब ये कि वो गलती से या अनजाने में अपराध में शामिल नहीं होती बल्कि जानबूझकर सोच समझकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देती है और उसके खिलाफ पुलिस थाने में 1 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं और अलग अलग थानों में दर्ज मुकदमों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है जिससे शाइस्ता की हिस्ट्री शीट बनाई जा सके। असल में हिस्ट्री शीट में अपराधी की पूरी कुंडली होती है। हिस्ट्री शीट ऐसे अपराधियों की खोली जाती है जो 1 से अधिक मामलों में दोषी साबित हो चुका हो, इसके अलावा कई बार आपराधिक गतिविधियों में उसका नाम सामने आया हो। तब थाने के इंचार्ज की तरफ से जिले के एसएसपी या एसपी को उसके खिलाफ रिपोर्ट भेजी जाती है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर या एसपी के आदेश पर उस अपराधी की हिस्ट्री शीट खोली जाती है। और अब शाइस्ता के मामले में भी पुलिस ऐसी ही तैयारी में जुटी है।
क्योंकि उस पर 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल होने और हत्या के बाद शूटरों को छिपने में मदद करने का आरोप है। और प्रयागराज के धूमनगंज थाने में 2 मई को दर्ज एक एफआईआर में शाइस्ता को माफिया अपराधी लिखा गया था। और अब अफसरों की हरी झंडी मिलने के बाद खुलदाबाद थाने में उसकी हिस्ट्री शीट खुल सकती है, जिसके बाद शाइस्ता परवीन को अग्रिम जमानत पाने में मुश्किल आएगी। यानी हिस्ट्री शीटर बनने के बाद शाइस्ता के सामने कई बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। जबकि 24 अप्रैल को उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनरों की हत्या के बाद से ही वो फरार चल रही है। यूपी एसटीएफ और पुलिस की कई टीमें अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं, लेकिन शाइस्ता का सुराग नहीं मिल रहा। जबकि पुलिस ने शाइस्ता पर 50,000 का इनाम तक घोषित कर रखा है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इनाम की राशि बढ़ाई भी जाएगी, क्योंकि शाइस्ता का पकड़ा जाना उमेश पाल हत्याकांड की जांच में सबसे अहम कड़ी साबित होगा, जिसके लिए बीते 76 दिनों में यूपी एसटीएफ की टीमें कई राज्यों में दबिश दे चुकी हैं, लेकिन उनके हाथ अब भी खाली हैं। इस बीच अटकलें हैं कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही किसी बंद मकान में इद्दत पूरी कर रही है। असल में इस्लाम धर्म में इद्दत एक परंपरा है, जो किसी महिला के पति का निधन हो जाता है तो उसे 4 महीने इद्दत पूरी करनी होती है। इस दौरान वो घर से बाहर नहीं निकलती, बस नमाज, दुआएं और फतेहा में शामिल होती है। अतीक के करीबी और रिश्तेदार भी मान रहे हैं कि शाइस्ता इन दिनों इद्दत पर होगी और उसके पूरे होने के बाद ही वो बाहर निकलेगी। इद्दत के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने चलते भी उसकी लोकेशन ट्रेस करने में एसटीएफ को मुश्किल हो रही है। शाइस्ता के अलावा अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा को लेकर भी ऐसी चर्चाएं हैं, जिसे उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी बनाया है और अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा पर शूटरों की मदद करने और हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है, जिसके बाद से ही वो फरार चल रही है। पुलिस और एसटीएफ को तलाश तो अशरफ के साले यानी ज़ैनब फातिमा के भाई सद्दाम की भी है, क्योंकि सद्दाम पर आरोप है कि वो बरेली जेल में शूटर्स को अपने बहनोई अशरफ से नियमों को दरकिनार कर मिलवाता था और उस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम तक घोषित कर रखा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक के वकील सौलत हनीफ ने भी पूछताछ में बताया है कि सद्दाम के जरिए ही अतीक ने दुबई में एक महंगा फ्लैट खरीदा था। इतना ही नहीं, सऊदी अरब में अतीक ने बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया था। मतलब ये कि अशरफ के साले सद्दाम ने अतीक की काली कमाई को विदेश में निवेश करने का इंतजाम किया, जिसके लिए वो कई बार दुबई गया था। हालांकि दुबई में अतीक ने किसके नाम पर फ्लैट लिया था, इस राज से पर्दा सद्दाम ही उठाएगा, जो अभी फरार चल रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सद्दाम अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उनकी आपराधिक विरासत संभालने की तैयारी में है। इसके लिए वो अंडरग्राउंड रहकर भी सभी नेटवर्क को खंगालने और अतीक की विदेशी संपत्ति को समेटने की कोशिश में है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि सद्दाम ने खुद को अशरफ का उत्तराधिकारी तक घोषित कर दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अशरफ के बरेली जेल में बंद रहने के दौरान सद्दाम ही जेल के बाहर उसके नेटवर्क को संभाल रहा था, जिसकी वजह से उसे पूरी जानकारी पहले से है कि कहां से कैसे उगाही करनी है।